हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2014 का पेपर है। 23 फरवरी 2014 को यह परीक्षा हुई थी। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन को। इसके सभी प्रीवियस ईयर पेपर हम कर रहे हैं। सीडीपी के सभी प्रीवियस ईयर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सभी क्लासेस को चलाया है और अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है कि वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। वायु दाब मापने वाला जो यंत्र है किस नाम से जाना जाता है। बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या हाइड्रोमीटर। तो जो वायु दाब होता है उसको मापने वाला यंत्र होता है, कौन सा होता है, बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर से क्या करते हैं, वायु दाब मापते हैं। अब बात करते हैं थर्मामीटर की। थर्मामीटर से क्या करते हैं, जो मानव शरीर का जो ताप होता है उसे मापते हैं थर्मामीटर से। थर्मामीटर से क्या करते हैं, जो मानव शरीर का ताप है उसे मापते हैं। सिस्मोग्राफ से क्या करते हैं, भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको मापते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापते हैं सिस्मोग्राफ से। और हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। क्या करते हैं, वायुमंडल की यहाँ तक बात क्लियर। वायुमंडल जो आपका वायु दाब है मापने का यंत्र होता है वह होता है बैरोमीटर। थर्मामीटर से क्या करते हैं, मानव शरीर का ताप मापते हैं। सिस्मोग्राफ से क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं। और हाइड्रोमीटर से वायुमंडल की जो आर्द्रता है उसको मापते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है, एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, या एक प्राकृतिक पौधा है, या एक औषधीय पौधा है। तो बीटी कपास क्या है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है। क्या है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। SO2, H2O, HCl या N2। तो कौन है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण, SO2 है। कौन है, SO2 है। इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं। और जो आपका वो है, जो ताजमहल है, ताजमहल है वह किसकी वजह से पीला पड़ रहा है। तो अम्लीय वर्षा की वजह से क्या हो गया है, उसका कलर पीला पड़ गया है। अम्लीय वर्षा की वजह से जो आपका ताजमहल है उसका कलर कैसा पड़ गया है, पीला पड़ गया है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि निम्न में से सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। निम्न में से कौन जो उत्पादन है पारिस्थितिकी तंत्र का है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, टुंड्रा है, सवाना है, या मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको राइट आंसर बताना है कि सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, यह क्या है, सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। कौन सा रसायन है जो आम को पकाने में काम में आता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बाइड है, या कैल्शियम क्लोराइड है। तो कौन सा वह रसायन है जो आम को पकाने में काम आता है। तो कैल्शियम कार्बाइड। कौन है, कैल्शियम कार्बाइड है। CaCO2 इसको बोलते हैं, CaCO2 इसको हम बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बाइड। यहाँ तक बात क्लियर। और इससे क्या होता है,
कैल्शियम कार्बाइड से क्या होता है, जो आपकी एसिटिलीन जो गैस होती है उसका उत्पादन होता है, यानी कि इसका क्या होता है, उत्सर्जन होता है। किससे? एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है। किससे होता है? तो यह कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है, जो फलों को पकाने में सहायक होती है। जो क्या करती है? फलों को पकाने में सहायक होती है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टेटनस। तो दूषित जल से कौन सी बीमारी फैलती है? टाइफाइड फैलता है। टाइफाइड में क्या होता है? ज्वार होता है, यानी कि बुखार आ जाता है। टाइफाइड में क्या होता है? बुखार आता है और दूषित जल पीने से यह फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, N2O, CO, CH4 कौन सी गैस है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो CO गैस है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? तो बांस है, केला है, गन्ना है या सरसों है? तो द्विबीजपत्री की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाता है कि जो द्विबीजपत्री पौधा कौन सा होता है? सरसों का पौधा होता है द्विबीजपत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का अधिग्रहण है किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा या पेलिसैड के द्वारा। तो कौन सा जल है, यानी कि कौन सा वह पौधा है जल के अधिग्रहण के द्वारा उसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 जाइलम। जाइलम पौधे के कारण क्या होता है? इसमें पौधे में जल का अधिग्रहण होता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है? तो आपको बताना है कि कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? प्रथम साहित्य है और क्या है? प्रथम है और क्या है? प्राचीन है। प्रथम और प्राचीनतम, प्रथम और प्राचीनतम यह क्या है? ऋग्वेद है। एक साहित्य है, एक ग्रंथ है यह। यहाँ तक बात क्लियर। और ऋग्वेद में बात करते हैं 1028, इसमें क्या होते हैं? सूत्र होते हैं और इसमें 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में क्या होते हैं? 1028 सूत्र होते हैं, 10 मंडल होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। सबसे पुराना होता है और सबसे प्राचीन होता है। और इसमें क्या होता है? गायत्री मंत्र होता है। क्या होता है इसमें? गायत्री मंत्र होता है। किसमें? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैस का विस्तार है? यानी कि 99% कौन सी दो गैसें हैं वह आपको बतानी है। तो ओजोन और ऑक्सीजन है, या ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन ओजोन है, या आर्गन और ओजोन है। तो आपको इन गैसों में बताना है कि जो आपकी 99% आपकी जो गैस हैं वह दो गैसें हैं। कौन कौन सी गैसें हैं आपकी? तो आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की मात्रा की बात करते हैं तो 21% आपकी ऑक्सीजन होती है, और नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 78% आपकी नाइट्रोजन होती है। इन दोनों को मिला करके 99% आपकी दो गैसें बन जाती हैं। कौन कौन सी? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है तो बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना को बढ़ाना। तो जो भ्रमण होता है, एनवायरनमेंट में हम घूमते हैं, बच्चों को घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो उससे क्या होता है? तो छात्रों के लिए यह प्रत्यक्ष अनुभव है। बच्चे हैं, अनुभव सीखते हैं, वहाँ से जाते हैं, घूमते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं? अपना अनुभव लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि कार्य किया रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है?
कार्य के जो रूप होता है उससे शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, तो उसमें अधिक जल होना या पौधे को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता मिट्टी में, या मिट्टी की जो लवण सांद्रता होती है वह अधिक होती है, मिट्टी कठोर होती है। तो शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है आपको बतानी है। शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, तो उसमें क्या होता है, उस मिट्टी में लवण की सांद्रता अधिक होती है। उस मिट्टी में क्या होता है, लवण की सांद्रता अधिक होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन है वह क्यों आवश्यक है, तो विद्यार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षा की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, परीक्षा प्रणाली को महत्व देते हुए। तो आपको बताना है सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से और शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। इससे क्या होता है कि निरंतर बच्चे हैं, बच्चों का मूल्यांकन होता रहता है, तो बच्चों को जो परीक्षा होती है उससे क्या होता है, उनको डर नहीं होता है, उससे भय नहीं होता है। यहाँ तक बात क्लियर। यह एक उपचार का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है कि चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। चरने वाले पशु हैं वह वनस्पति को कैसे बदलते हैं, तो बीज प्रक्रिया के द्वारा या पर परागण के द्वारा या चुनकर चरना या रोग फैलाकर। तो किस तरीके से जो वनस्पति होती है उसको बदलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है चुनकर चरना। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है चुनकर चरना। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य हस्तियों के लिए आवश्यक है। आपको बताना है कि कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। यहाँ पे हस्तियों नहीं है, यहाँ पे अस्थियों है। अस्थियों के लिए आवश्यक है तो पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो आपको बताना है कि हड्डियों के लिए, स्वस्थ हड्डियों के लिए क्या आवश्यक है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी से क्या होता है, जो सूर्य की किरणें होती हैं उससे क्या होता है, हमें हमारी जो हड्डियां होती हैं मजबूत होती हैं, और कैल्शियम से भी हमारी हड्डियां होती हैं वह मजबूत होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, कैल्शियम और विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। तो माउंट केटू है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट कंचनजंगा है, या माउंट धौलागिरी है। तो कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, माउंट केटू। माउंट केटू है वह सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ तक बात क्लियर। माउंट केटू है वह सबसे ऊंची चोटी है, और कहाँ पर है यह, जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में है। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में है। कहाँ पर है, काराकोरम श्रेणी में है। कौन सी चोटी, यह आपकी माउंट केटू। माउंट केटू है जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में है। और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, अगर यह आपकी भारत की हो गई सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू, जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के काराकोरम में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है कौन सी है। हमने यह भारत की जानी थी, विश्व की बात करते हैं तो विश्व की कौन सी ऊंची चोटी है, तो विश्व की बात करते हैं तो कौन सी है, एवरेस्ट। कौन सी है, एवरेस्ट विश्व की ऊंची चोटी है। कौन सी है, एवरेस्ट है, जो कहाँ पर है, नेपाल में। एवरेस्ट है वह कहाँ पर है, नेपाल में है। और बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, नेपाल में है एवरेस्ट चोटी। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो कितनी है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो 8848 इसकी ऊंचाई है। 8848 इसकी मीटर, इसकी क्या है, ऊंचाई है। इसकी मीटर इतनी ऊंचाई है। दोबारा से समझिए कि
भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है। अब विश्व की बात करते हैं तो विश्व की कौन सी चोटी हो गई आपकी? एवरेस्ट। कौन सी चोटी हो गई? एवरेस्ट चोटी हो गई आपकी विश्व की। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 8,848 इसकी ऊंचाई है और यह चोटी है कहाँ पर? नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में है। चलिए यहाँ तक बात कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है तो विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से, शिक्षण के सामाजिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत से, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत से, शिक्षण विधि के सिद्धांत से। तो आपको बताना है कि खेल विधि आधारित है तो शिक्षण विधि के सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाता है, शिक्षण विधि के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत की बात करते हैं तो कौन सी हो जाती है? क्षोभ मंडल है सबसे निचली परत है, जो 0 से 18 किलोमीटर के बीच में है। इसमें क्या होता है? आंधी, इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो आंधी तूफान वर्षा जैसी घटनाएं इसमें होती हैं। आंधी तूफान वर्षा जैसी घटनाएं होती हैं किसमें? क्षोभ मंडल में। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी, बेरी रतौंधी या थकान। विटामिन सी की जो कमी होती है उससे कौन सी बीमारी हो जाती है? तो उससे स्कर्वी हो जाती है। उससे कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए इसमें बात करते हैं, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और जो विटामिन सी की कमी से मतलब कि कौन कौन सा जो प्रॉब्लम होती है, क्या होती है? तो मसूड़ों में सूजन आती है। क्या होता है? मसूड़ों में सूजन आती है। किससे? विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में सूजन आती है। और इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। यहाँ तक बात क्लियर। और यह जो कमी है, यह इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसको दूर करने के लिए खट्टे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बात करते हैं आंवला की। आंवला की यह विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। नींबू की बात करते हैं तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है आंवला और नींबू, इसके लिए यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, मसूड़ों में सूजन आती है और इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। खट्टे फल की बात करते हैं, इसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आंवला और नींबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन थी? यानी कि जो भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस अफसर बनी थी, कौन बनी थी? तो प्रतिभा पाटिल थी, नायडू थी, या किरण बेदी थी, या हंसा मेहता थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, किरण बेदी हैं भारत की जो प्रथम है महिला आईपीएस बनी थी। कब बनी थी? तो 1972 में यह बनी थी। 1972 में बनी थी। और यहाँ तक बात क्लियर, 1972 में यह बनी थी भारत की पहली महिला आईपीएस। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? असम में प्रसिद्ध एक यानी कि एक सींग वाला जो गैंडा होता है वह अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो यह यह असम में है। और जो गुजरात में कौन सा है? तो गुजरात में आपका गिर अभ्यारण्य है। गुजरात में कौन सा है? गिर अभ्यारण्य है। और वह किसके लिए जाना जाता है? तो वह एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? वह एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। गिर अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात में है। अब बात करते हैं असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो मानस है, काजीरंगा है, गिर जंगल है, या फिर कान्हा किसली है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है
जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, इसका राइट आंसर हो जाता है काजीरंगा। काजीरंगा है वह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा है वह प्रसिद्ध है। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1908 में काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या ग्रेफाइट? तो आपको बताना है कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या है? यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है और इससे क्या होता है, जो ज्वालामुखी होता है उसे निकलने वाला इसमें क्या हो जाता है, जो लावा होता है वह जमा हो जाता है। उसमें लावा जमा हो जाता है। जब ज्वालामुखी फूटता है तो उसमें क्या होता है, जो लावा होता है वह जमा हो जाता है। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। क्या है? बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, यह क्या है? ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, यह क्या है? यह आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि पृथ्वी के वातावरण की सतह में ओजोन परत पाई जाती है। पृथ्वी के वातावरण की सतह में ओजोन परत पाई जाती है। तो ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में, मीसोस्फियर में या आयनोस्फियर में? तो ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है आपको बतानी है। तो वह स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम? समताप मंडल। क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं। इसमें यह ओजोन परत है पाई जाती है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओजोन परत का जो काम होता है, क्या होता है, जो हमारे पास जो परावैंगनी किरणें आती हैं, सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणें होती हैं और यूवीसी हैं, सबसे हानिकारक किरणें होती हैं। जो यूवीसी किरणें होती हैं सबसे हानिकारक किरणें होती हैं। जब यह किरणें निकलती हैं तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे यूवीसी जब किरणें निकलती हैं इससे चर्म रोग हो जाते हैं। क्या होते हैं? इससे चर्म रोग हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है, त्वचा में क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, सनबर्न हो जाता है। इससे क्या हो जाता है? चर्म रोग हो जाता है, कैंसर हो जाता है, सनबर्न हो जाता है और क्या हो जाता है? मोतियाबिंद हो जाता है। और क्या होता है? मोतियाबिंद जैसी शिकायतें हो जाती हैं। किसकी वजह से? ओजोन परत से जब जो सूर्य की किरणें निकलती हैं, जहाँ पर जो थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उससे क्या होता है, इससे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि सिख धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? सिख धर्म के संस्थापक की बात की गई है तो गुरु तेज बहादुर हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, गुरु अर्जुन देव हैं या गुरु नानक हैं? सिख धर्म के जो संस्थापक हैं कौन हैं? तो गुरु नानक देव। सिख धर्म के जो संस्थापक कौन थे? नानक देव थे। यहाँ तक बात क्लियर। और इनके जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म पंजाब में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? पंजाब में हुआ था। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आता है कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो फिजियोग्राफ है, सिस्मोग्राफ है, कार्डियोग्राफ है या बैरोग्राफ है, जिससे हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। तो कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से क्या करते हैं कि भूकंप की जो तीव्रता है उससे मापते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। तो सबसे लंबा दिन होता है कौन सा होता है? 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध का। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि इस तिथि में क्या हो जाता है, सूर्य का प्रकाश है वह मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। सूर्य का प्रकाश कहाँ पे पड़ता है? तो मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। यहाँ तक बात क्लियर। इसलिए वहाँ पर क्या हो जाती है, इस
घटना को क्या बोल देते हैं? दक्षिणी गोलार्ध पर इस घटना को बोल देते हैं मकर संक्रांति। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का क्या नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या मदन मोहन मालवीय। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। किसने? दयानंद सरस्वती ने। यहाँ तक बात क्लियर। और इनका एक प्रसिद्ध वाक्य था, कौन सा वाक्य था? तो वेदों की ओर लौटो। किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का था। क्या था? इनका एक वाक्य था, क्या था? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, यह क्या था? इनका प्रसिद्ध वाक्य था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आता है कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य से आपका एक क्वेश्चन बनता है, मैंने लोक नृत्य करा दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है आपको बताना है। राजस्थान का है, तमिलनाडु का है, असम का है या उत्तर प्रदेश का है? बिहू भारत का कौन सा यानी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह असम का है। कहाँ का है? असम राज्य का लोक नृत्य है बिहू। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूहों को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूहों को क्या कहा जाता है? तो खाद्य चक्र, श्रृंखला विक्रिया, खाद्य जाल या बायोमास का पिरामिड। तो क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो उसे हम ग्रुप को क्या कहते हैं? खाद्य जाल। क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ तक हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से हमने सभी क्लासेस को कराया है, आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम कराएंगे। हमने लगभग जो CDP के आपके जो प्रीवियस ईयर थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। EVS को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके बाद हम संस्कृत स्टार्ट करेंगे, तो संस्कृत के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही एकदम सरल भाषा में मैंने सभी संस्कृत की क्लासेस को भी कराया है। तो चलिए, मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर आपको देंगे। तो चलिए, मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में।